हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ जैक बोर्ड 12th क्लास का इकोनॉमिक्स का मॉडल पेपर सेट 1 का सॉल्यूशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 to 25 मैंने करा दिया है एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स का भी सारा कंप्लीट करा दिया। आप चाहो तो देख सकते हैं, कमेंट बॉक्स में मैं लिंक डाल रही हूँ। ठीक है, तो 26 to 30 बचा हुआ है एंड 58 एंड 59 का कुछ बचा हुआ है, 2 क्वेश्चन और करके जो है वो वाला, तो वो भी मैं बहुत जल्दी कवर करा दूंगी। ठीक है, तो 26 नंबर क्वेश्चन है आपका, उदासीन वक्र की किन्हीं विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। तो 26, 27, 28 नंबर जो क्वेश्चन है 26, 27 एंड 28, ये आपका 4-4 मार्क्स का है। 3 क्वेश्चन है यानी 12 मार्क्स का शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, तो 26 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें पूछा है उदासीन वक्र की किन्हीं विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इनडिफरेंस कर्व। मैंने आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ाया है। इनडिफरेंस कर्व जो लोग शुरू से पढ़ रहे हैं उन लोगों को याद आ रहा होगा, जैसे मैं बताऊंगी आप लोग को रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इनडिफरेंस कर्व, ये आपसे पूछा गया है। तो तटस्थता वक्र के निम्नलिखित गुण या विशेषताएं हैं। देखो, मैंने इजी करने के लिए यहाँ पे तटस्थता वक्र का कर्व मैंने ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, वक्र ड्रॉ कर दिया है। ये देखो, ये एक्स एक्सेस है यानी अक्ष एक्स है, और ये वाई अक्ष है यानी वाई एक्सेस है। ठीक है, ये गुड एक्स को प्रेजेंट कर रहा है यानी वस्तु एक्स को, और ये वस्तु वाई को दिखा रहा है। ठीक है, और ये IC1, IC2 एंड IC3 ये सब क्या है, इंडिफरेंस कर्व है। ठीक है, हिंदी में कहते हैं इसे उदासीनता वक्र या तटस्थता वक्र। ठीक है, इंडिफरेंस कर्व। तो मैंने ये बना दिया है क्योंकि अगर लॉन्ग में आएगा आपका क्वेश्चन वक्र बनाने का आएगा तो ये आप याद रखिएगा। ठीक है, इसमें बनाने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट आंसर लिख सकते हो क्योंकि इसमें वक्र ड्रॉ करने नहीं बोला है। देखो, फर्स्ट पॉइंट है तटस्थ वक्र सदैव बाएं से दाएं निम्नगामी होता है। ठीक है, इनडिफरेंस कर्व ऑलवेज स्लोप डाउनवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। देखो, यहाँ पे इंडिफरेंस कर्व है, ये लेफ्ट से राइट जो है वो क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोप करता है। ठीक है, लेफ्ट से राइट, दाईं और बाएं से दाएं जो है वो नीचे की ओर खिसकता है, निम्नगामी होता है। क्लियर है। अब देखो, सेकंड पॉइंट है तटस्थता वक्र सदैव मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होता है। इंडिफरेंस कर्व आर ऑलवेज कॉन्वेक्स टुवर्ड्स द पॉइंट ऑफ ऑरिजिन। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में ऐसा भी पूछ सकता है कि तटस्थता वक्र कैसा होता है। ठीक है, तो इसमें 4 ऑप्शंस दे देगा, मूल बिंदु के उन्नतोदर होता है या उत्तरोदर होता है करके, कॉन्वेक्स है कि कॉन्केव है। तो ये जो है हमेशा कॉन्वेक्स होता है, याद रखिएगा। ठीक है, इंडिफरेंस कर्व आर ऑलवेज कॉन्वेक्स टुवर्ड्स टू द पॉइंट ऑफ ऑरिजिन। तटस्थता वक्र सदैव मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होता है। ठीक है, कॉन्वेक्स होता है। अब देखो, थर्ड इसकी विशेषता है, कैरेक्टरिस्टिक है, तटस्थता की ऊंची वक्र रेखा उपयोगिता के ऊंचे स्तर को व्यक्त करती है। अ हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट्स हायर लेवल ऑफ यूटिलिटी। देखो, यहाँ पे IC1 है, IC2 है एंड IC3 है। तो IC1 से ऊंचा क्या है, IC2 है, एंड IC2 से ऊपर क्या है, IC3 है। तो जितना ऊपर है उससे उतना ही ज्यादा यूटिलिटी यानी उपयोगिता को ये दिखा रहा है। जैसे कि देखो, ये IC1 है, अगर ये 10 को दिखा रहा है तो ये 15 या 20 को दिखा रहा है, यानी इससे ज्यादा शो करता है। ठीक है, तो IC2 IC1 से ज्यादा यूटिलिटी दिखाता है, ज्यादा उपयोगिता को शो करता है, और IC3 जो है वो IC2 से ज्यादा, यानी जितना ऊंचा होगा, IC4 होगा, IC5 होगा, IC6 होगा, तो जो सबसे ऊंचा होगा इंडिफरेंस कर्व तटस्थता वक्र वो सबसे ज्यादा उपयोगिता को शो करता है, यूटिलिटी को। क्लियर है। अब देखो, फोर्थ पॉइंट है उदासीन या तटस्थता वक्र रेखा, और इसको उदासीन वक्र रेखा या तटस्थ वक्र रेखा दोनों एक ही चीज है, अलग अलग नाम है। ठीक है, रेखा एक्स तथा वाई अक्षों में से किसी को भी स्पर्श नहीं करती है। समझ में आया। यानी कि जो इंडिफरेंस कर्व है, तटस्थता वक्र है, वो एक्स एक्सेस यानी एक्स अक्ष और वाई एक्सेस में से किसी को भी स्पर्श नहीं करती, यानी टच नहीं करती है। ठीक है, देखो, IC2, IC3, ठीक है, IC1, IC2, IC3, इनमें से कोई भी ये ना तो एक्स एक्सेस को टच कर रहा है ना ही वाई एक्सेस को। तो इसलिए इसकी ये विशेषता है कि इंडिफरेंस कर्व जो है, तटस्थता वक्र जो है, वो ना तो एक्स एक्सेस को टच करता है और ना ही वाई एक्सेस को। क्लियर है।
अब देखो फिफ्थ पॉइंट है उदासीनता वक्र रेखाओं का एक दूसरे के समानांतर होना आवश्यक नहीं है। इंडिफरेंस कर्व्स नीड नॉट टू बी पैरेलल टू ईच अदर, यानी ये पैरेलल हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं कि पैरेलल ही होगा। ठीक है, उदासीनता वक्र जो है, तटस्थता वक्र, इंडिफरेंस कर्व, वो एक दूसरे के पैरेलल यानी समानांतर हो भी सकता है और नहीं भी, जरूरी नहीं कि पैरेलल होगा ही। समझ में आ गया? तो चलो ये 26 नंबर का आपका खत्म हो गया। अब देखो 27 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा आपसे, सीमांत उत्पादन और औसत उत्पादन में संबंध को रेखा चित्र से समझाइए। देखिए यहाँ पे रेखा चित्र बोला है, तो रेखा चित्र बनाएंगे तब ना समझाएंगे, तो रेखा चित्र आपको इसमें बनाना पड़ेगा। ठीक है, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल प्रोडक्शन एंड एवरेज प्रोडक्शन विद द हेल्प ऑफ सुटेबल ग्राफ। देखो यहाँ पे ग्राफ पूछा है, तो ग्राफ एक आपको बना देना है इसमें। ठीक है, देखो यहाँ मैंने ग्राफ बनाया है, ये एक्स एक्सिस है यानी अक्ष एक्स है और ये वाई एक्सिस है। ठीक है, अक्ष वाई है और यहाँ पे देखो एक्स एक्सिस में क्या शो कर रहा है, परिवर्तनशील साधन। ठीक है, मतलब कि चेंजेबल जो रिसोर्सेस होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या शो कर रहा है, वाई एक्सिस, वाई अक्ष क्या शो कर रहा है, मार्जिनल प्रोडक्ट एंड एवरेज प्रोडक्ट। जो आपका क्वेश्चन पूछा है सीमांत उत्पाद और औसत उत्पाद में संबंध को रेखांकित करना है, तो इसी को ये शो कर रहा है, मार्जिनल एंड एवरेज प्रोडक्ट, सीमांत उत्पाद एवं औसत उत्पाद, ये दोनों को ये शो कर रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्ट एंड एवरेज प्रोडक्ट का शो करना है, तो इसलिए मैंने दोनों का ही बनाया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये वाला जो कर्व है ये एवरेज प्रोडक्ट यानी औसत उत्पाद को शो कर रहा है, और ये जो है ये कर्व ये एमपी यानी मार्जिनल प्रोडक्ट यानी सीमांत उत्पाद को शो कर रहा है। ठीक है, अब देखो फर्स्ट पॉइंट है इसका, सीमांत उत्पादन और औसत उत्पादन में संबंध बता रही हूँ मैं इसमें। ठीक है, एमपी एंड एपी में दोनों में रिलेशन बता रही हूँ। जब सीमांत उत्पादन यानी एमपी, शॉर्ट में बोल रही मार्जिनल प्रोडक्शन को, जब सीमांत उत्पादन मार्जिनल प्रोडक्शन एमपी औसत उत्पादन यानी एपी से अधिक होता है। ठीक है, यानी एमपी जब एपी से ज्यादा होता है तब क्या होता है, औसत उत्पाद जो है एवरेज प्रोडक्ट वो बढ़ता है। ठीक है, देखो यहाँ पे इस कंडीशन को मैंने शॉर्ट में ऐसे लिखा है, एमपी इज ग्रेटर देन एपी। ठीक है, यानी जब एमपी एपी से ज्यादा होगा तब क्या होता है, औसत उत्पाद यानी एवरेज प्रोडक्ट बढ़ता है। देखो यहाँ पे एमपी जो है एपी से कहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे तो कम है, यहाँ भी कम है, लेकिन यहाँ पे ज्यादा है। ठीक है, तो क्या होता है, एवरेज प्रोडक्ट जो है वो बढ़ रहा है ना, ऐसे देखो यहाँ से बढ़ रहा है जब ये ज्यादा है तो। ठीक है, क्लियर है? अब देखो सेकंड पॉइंट है इन लोगों के रिलेशन का, जब सीमांत उत्पादन यानी एमपी मार्जिनल प्रोडक्शन और औसत उत्पादन यानी एवरेज प्रोडक्शन बराबर होते हैं, मींस एमपी इक्वल्स एपी होगा, तब देखो एमपी इक्वल्स एपी होगा। ठीक है, तो क्या होता है, तब औसत उत्पादन जो है वो अधिकतम होता है, सबसे ज्यादा होता है। जब एमपी इक्वल्स एपी होगा, ठीक है, यानी सीमांत उत्पाद बराबर औसत उत्पाद, मार्जिनल प्रोडक्शन इक्वल टू एवरेज प्रोडक्शन, तब औसत उत्पादन यानी एपी एवरेज प्रोडक्शन जो है वो सबसे ज्यादा होता है, अधिकतम होता है, मैक्सिमम होता है। ठीक है, तो इसको कर्व में चलो मैं दिखा रही हूँ आपको। देखो एमपी और एपी बराबर किधर है, यहाँ पे है। ठीक है, एमपी और एपी टच कर रहा है, तो इस टाइम में क्या होता है, एवरेज प्रोडक्शन जो है सबसे ज्यादा होता है। यहाँ थोड़ा सही हो गया, ये थोड़ा और डाउन होना चाहिए यहाँ पे ऐसे। ठीक है, क्योंकि एमपी और एपी जहाँ बराबर होता है वहां पे एवरेज प्रोडक्शन जो एपी है वो सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, अब देखो थर्ड कंडीशन क्या है इन लोग के रिलेशन का, एमपी एंड एपी का, जब सीमांत उत्पादन यानी एमपी मार्जिनल प्रोडक्शन औसत उत्पादन से कम होता है। ठीक है, एवरेज प्रोडक्शन से कम होता है। देखो इस कंडीशन को मैंने मैथमेटिकल लिए ऐसे लिखा है, एमपी इज लेस देन एपी, तब क्या होता है, औसत उत्पाद के साथ औसत उत्पादन घटता है, एवरेज प्रोडक्शन घट जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, देखो जब एमपी जो है एपी से कम है, कहाँ पे, यहाँ पे कम है। ठीक है, इस पॉइंट के बाद से कम है, तो क्या हुआ है, एपी जो है वो कम घट जा रहा है, कम हो जा रहा है। ठीक है, एपी भी क्या हो रहा है, घट जा रहा है इसके वजह से। अब देखो फोर्थ पॉइंट है, सीमांत उत्पादन जो है मार्जिनल प्रोडक्शन वो शून्य हो भी सकता है, शून्य भी हो सकता है, जीरो हो सकता है मार्जिनल प्रोडक्शन एमपी, लेकिन औसत उत्पादन जो है एपी एवरेज प्रोडक्शन वो हमेशा सदैव धनात्मक होता है, यानी पॉजिटिव में होता है, माइनस में नहीं होगा। ठीक है, सीमांत उत्पादन एमपी जीरो हो सकता है, लेकिन औसत उत्पादन एपी जो होता है वो हमेशा धनात्मक होता है, जीरो नहीं हो सकता। ठीक है,
अब देखो फिफ्थ पॉइंट है इसका, एमपी एपी की तुलना में अधिक तीव्रता या तेजी से घटता या बढ़ता है। ठीक है, यानी मार्जिनल प्रोडक्शन जो है, सीमांत उत्पादन, वो एवरेज प्रोडक्शन औसत उत्पादन की तुलना में, उसके कंपैरिजन में ज्यादा तेजी से घटता या बढ़ता है। चाहे वो घटे या बढ़े, एपी से ज्यादा तेजी से घटेगा बढ़ेगा। ठीक है, क्लियर है? आपको वीडियो कैसा लगा वो कमेंट में आप जरूर बताना। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं अच्छे से बताना। देखो इंग्लिश में मैंने सारे आंसर्स लिख दिए ताकि आप लोग इंग्लिश मीडियम के जो है उनको भी कोई दिक्कत ना हो। फर्स्ट पॉइंट इज एवरेज एंड क्या है, मार्जिनल प्रोडक्शन के रिलेशन का बता रही हूँ। ठीक है, वही क्वेश्चन का आंसर 27 नंबर का। फर्स्ट पॉइंट है एवरेज प्रोडक्शन एपी इंक्रीजेस व्हेन मार्जिनल प्रोडक्शन इज ग्रेटर देन एवरेज प्रोडक्शन। ठीक है, सेकेंड पॉइंट इज व्हेन मार्जिनल प्रोडक्शन एमपी एंड एवरेज प्रोडक्शन एपी आर इक्वल, यानी एमपी और एपी इक्वल होगा तो एपी एवरेज प्रोडक्शन जो है वो ज्यादा होगा। ठीक है, इज द मोस्ट, एवरेज प्रोडक्शन इज द मोस्ट। थर्ड पॉइंट है एपी डिक्रीजेस व्हेन मार्जिनल प्रोडक्शन इज लेस देन एवरेज प्रोडक्शन, यानी जब मार्जिनल प्रोडक्शन एवरेज प्रोडक्शन से लेस होगा यानी कम होगा तो क्या होता है, एवरेज प्रोडक्शन जो है वो घटता है। ठीक है, देखो नेक्स्ट पॉइंट है फोर्थ नंबर, मार्जिनल प्रोडक्शन कैन ऑल्सो बी जीरो। ठीक है, यानी मार्जिनल प्रोडक्शन जो है वो जीरो हो सकता है, बट एपी इज ऑलवेज पॉजिटिव, लेकिन जो एपी है एवरेज प्रोडक्शन है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, नाउ फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट इज मार्जिनल प्रोडक्शन एमपी डिक्रीजेस और इंक्रीजेस मोर रैपिडली देन एवरेज प्रोडक्शन, यानी मार्जिनल प्रोडक्शन जो है वो एवरेज प्रोडक्शन से ज्यादा तेजी से रैपिडली जो है वो घटता या बढ़ता है। ठीक है, चलो अब 28 नंबर क्वेश्चन है, एक पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की विशेषताओं को लिखिए। राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट। जितने भी मार्केट्स होते हैं उनकी अपनी अपनी कुछ विशेषताएं होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो जो पूर्ण प्रतियोगी बाजार है, परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट है, उसकी कुछ विशेषताएं मैं बता रही हूँ आपको। देखो, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की विशेषताएं, फीचर्स ऑफ और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट। फर्स्ट वन इज, पहला है क्रेताओं तथा विक्रेताओं की बड़ी संख्या, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, यानी जो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार होती है, परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट होती है, उसमें खरीदारों की यानी बायर्स की और विक्रेताओं यानी बेचने वालों दोनों की बड़ी संख्या होती है, ज्यादा संख्या में वो लोग मौजूद होते हैं। ठीक है, इस बाजार में। नेक्स्ट पॉइंट इज समरूप वस्तुएं, आइडेंटिकल गुड्स। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की एक ये भी विशेषता है कि इसमें समरूप वस्तुएं पाई जाती है। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में आइडेंटिकल गुड्स पाए जाते हैं। सभी फर्में एक ही प्रकार की, एक ही टाइप की वस्तुओं यानी गुड्स की सप्लाई करते हैं, पूर्ति करते हैं और उसका सेल करते हैं, विक्रय करते हैं। ठीक है, ये वस्तुएं जो होती है, ये कमोडिटीज जो होते हैं, वो क्वालिटी में, गुण में, रूप में, आकार में, प्रकृति में, नेचर में, वजन में, वेट में, कलर में, ये सब चीजों में एक समान होती है, एक जैसी ही होती है। सभी कमोडिटीज जो होती है वो एक दूसरे की परफेक्ट सब्स्टिट्यूट यानी पूर्ण स्थानापन्न होती है। ठीक है, तो ऐसे आप हेडलाइन डाल डाल के आप थोड़ा थोड़ा एक दो पॉइंट जो पॉइंट्स लिखेंगे उसको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिएगा। ठीक है, अब देखो थर्ड पॉइंट इज फर्मों के प्रवेश व निष्कासन की आजादी। जो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार होती है, परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट, उसकी एक ये भी विशेषता है कि फर्मों के प्रवेश व निष्कासन की इसमें आजादी होती है। फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म्स होती है। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में नए फर्मों, जो न्यू फर्म्स होते हैं, उनके एंट्री एंड एग्जिट यानी प्रवेश और निष्कासन के लिए किसी भी प्रकार की कोई कानूनी, सरकारी, परंपरागत, प्राकृतिक कोई भी प्रतिबंध यानी रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है। फर्में जो होती है, फर्म्स जो होती है, वो अपनी मर्जी से बाजार में एंटर करते हैं यानी प्रवेश करते हैं और अपनी मर्जी से बाजार से बाहर भी हो सकते हैं, एग्जिट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म्स होते हैं। ठीक है, अब देखो फोर्थ पॉइंट है बाजार स्थिति का पूर्ण ज्ञान। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट जो होता है उसमें परफेक्ट नॉलेज ऑफ मार्केट कंडीशन होता है, बाजार स्थिति का पूर्ण ज्ञान होता है। परफेक्ट कंपटीशन जो मार्केट होती है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, उसमें क्रेताओं तथा विक्रेताओं यानी जो खरीदार है और बिक्री करने वाले हैं, बायर एंड सेलर्स
को बाजार की दिशा एवं दशाओं का यानी उनके कंडीशन का, मार्केट के कंडीशन का पूरी जानकारी होती है, पूर्ण जानकारी होता है, फुल नॉलेज होता है। ठीक है, अर्थात यानी कि क्रेताओं जो खरीदने वाले हैं बायर्स और विक्रेताओं जो बेचने वाले हैं सेलर्स को बाजार में प्रतियोगिता की मात्रा यानी क्वांटिटी ऑफ कंपटीशन और प्रचलित मूल्य यानी प्राइस जो है, पॉपुलर जो प्राइस होते हैं वो, और पूर्ति की मात्राओं यानी क्वांटिटीज ऑफ सप्लाई, ये सब चीज़ों की पूरी जानकारी रहती है। ठीक है, मतलब इसमें परफेक्ट नॉलेज ऑफ मार्केट कंडीशन होता है। समझ में आया। 5th पॉइंट है अहस्तक्षेप नीति, लेसेस फेयर पॉलिसी, यानी इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होता है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की ये खास विशेषता है अभी है कि ऐसे बाजार में अहस्तक्षेप की नीति अपनाई जाती है। लेसेस फेयर पॉलिसी जो है उसको अपनाया जाता है, जिसमें क्रेता विक्रेता यानी खरीदार और बिक्री करने वाले बायर्स एंड सेलर्स अपने प्रोडक्ट्स को या जो प्रोडक्ट होते हैं, माल होते हैं, उसको खरीदने, बिक्री करने एवं सप्लाई करने यानी पूर्ति करने के संबंध में कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। ठीक है। 6 नंबर पॉइंट है यातायात एवं विक्रय लागत की अनुपस्थिति, अब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड सेलिंग कॉस्ट। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार जो है, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, उसमें यातायात एवं विक्रय लागत की अनुपस्थिति होती है, यानी ट्रांसपोर्ट एंड सेलिंग कॉस्ट का वो अब्सेंस होता है। ठीक है, यानी कि विक्रेता या पूर्ति करता है, जो बेचने वाले हैं सेलर्स या जो सप्लायर्स है, वो बाजार से कितनी भी दूरी पर रहते हैं, मार्केट से कितनी भी डिस्टेंस पर रहते हो, इससे वस्तु की कीमत पर यानी प्राइस ऑफ कमोडिटी पर कोई प्रभाव, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। परिणाम स्वरूप एज अ रिजल्ट बाजार में एक ही कीमत प्रचलित रहती है, बाजार में एक ही जो प्राइस है वो पॉपुलर रहता है। अब देखो 7 नंबर है समान कीमत। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट जो है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में समस्त बाजार यानी पूरे बाजार क्षेत्र में एक समान कीमत, यूनिफॉर्म प्राइस जो होता है वो पॉपुलर होता है, प्रचलित होता है। विक्रेताओं एवं क्रेताओं की संख्या यानी जो बायर्स एंड सेलर्स है उनकी संख्या ज़्यादा होने के कारण अधिक होती है, इसलिए इसके कारण जो यातायात एवं विक्रय का लागत होता है, ट्रांसपोर्ट एंड सेलिंग कॉस्ट जो होता है कि अनुपस्थिति होती है यानी एब्सेंस होता है। ठीक है, इसके कारण जो प्राइस है कमोडिटीज़ की, वस्तु की जो कीमत है उसमें अंतर नहीं पाया जाता है, कीमत समान होती है। ठीक है, अब देखो लास्ट पॉइंट है, लास्ट इसका कैरेक्टरिस्टिक्स बता रही हूँ 8 नंबर, पूर्ण गतिशीलता, परफेक्ट मोबिलिटी। ठीक है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की एक और विशेषता यह है, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट की एक और विशेषता यह है कि इसमें साधनों यानी रिसोर्सेस तथा वस्तुओं यानी कमोडिटीज की पूर्ण गतिशीलता होती है, परफेक्ट मोबिलिटी रहती है। ठीक है, साधनों तथा वस्तुओं के यानी रिसोर्सेस एंड कमोडिटीज के आवागमन पे यानी आने जाने पर कोई प्रतिबंध, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। वस्तुओं एवं साधनों यानी कमोडिटीज एंड रिसोर्सेस को किसी भी स्थान पर, किसी भी यानी प्लेस पर, जगह पर बेचा जा सकता है, सेल किया जा सकता है। उनकी पूर्ति जो होती है, उनका सप्लाई जो होता है वो अबाध्य होता है, यानी उन पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। ठीक है, तो समझ में आ गया। तो मैंने यहाँ पे 8 पॉइंट बताया, 4 मार्क्स का आपका क्वेश्चन है, तो आप सिर्फ 4 ही पॉइंट लिखना और इसको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देना, तो आपको फुल मार्क्स मिलने के चांसेस है। ठीक है, अगर अच्छे से लिखोगे तो। 8 पॉइंट मैंने इसलिए बताया ताकि आप लोगों को जो इजी लगे, जो कंफर्टेबल लगे, उसी को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, 1-2 एक्स्ट्रा भी याद रखेंगे तो अच्छा है, क्योंकि और जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं 6 मार्क्स वाले, उसमें आ जाए तो वो भी 6 या 5 मार्क्स का जो भी होता है उसमें आप लोग 1-8 पॉइंट बढ़ाकर ही लिखेंगे तो अच्छा है। ठीक है, सो गाइज आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, आप लोग अच्छे से समझ पा रहे हैं कि नहीं। एंड अगर आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करिएगा एंड इसे अपने स्टडी ग्रुप एंड क्लासमेट से शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू व्यूअर्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।